19 फरवरी 1943 जर्मनी के एक शहर कील से एक शिप रवाना होती है। वैसे तो शिप में सभी जर्मनी के सोल्जर्स हैं, लेकिन उन सब के बीच में एक इंडियन भी है जिसका नाम है मत्सुदा। और इस सबमरीन का मिशन है साउथ की तरफ ट्रेवल करना और मिस्टर मत्सुदा को ट्रांसफर करना जापानीज सबमरीन में। ये काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन बिल्कुल खतरों से खाली नहीं। 26 अप्रैल 1943 लगभग 2.5 महीने बाद ये शिप पहुंचती है मेडागास्कर की कोस्ट के पास। तो सामने जापानीज सबमरीन नजर आती है। बहुत मुश्किलों के बाद मिस्टर मत्सुदा बाहर निकलते हैं एक नाव लेके। एक छोटी सी नाव भी पैडलिंग करते हुए पहुंचते हैं जापानीज सबमरीन के पास। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जर्मनी और जापान एक इंडियन की मदद क्यों कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मिस्टर मत्सुदा और कोई नहीं बल्कि हमारे फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस हमारे महान क्रांतिकारियों में से एक, जिनकी जिंदगी भरी पड़ी है ऐसे ही कमाल के किस्सों से, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को चकमा दिया। जर्मनी गए, हिटलर से मिले, रशिया गए, जापान के पीएम से मिले, सिंगापुर में अपनी आर्मी बनाई और बाहर रहकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ी। तो समझते हैं इस वीडियो में। Want to expel British power from India, we have to fight the enemy with his own weapons. तो कहानी की शुरुआत होती है 1932 से, जब लॉर्ड लिनलिथगो ने इंडिया को झोंक दिया वर्ल्ड वॉर 2 में बिना इंडियन से कंसल्ट करे। और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 2 का इस्तेमाल हो इंडिया के बेनिफिट के लिए। वो जल्दी से एक्शन लेना चाहते थे। तो जुलाई 1940 में बोस कलकत्ता में एक मार्च लीड कर रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और जेल में एक हंगर स्ट्राइक में चले जाते हैं। और ब्रिटिशर्स को एक अल्टीमेटम देते हैं, मुझे छोड़ दो वरना मैं इन्हीं सलाखों के पीछे अपना दम तोड़ दूंगा। was languishing in prison, so he gave an ultimatum to the British government and undertook a fast study. बॉस की हालत खराब होने लगी तो उन्हें एक हफ्ते में ही जेल से शिफ्ट करके घर भेज दिया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि उन पे ब्लेम आए अगर बॉस को कुछ भी होता है तो। और उन्होंने सोचा कि जब तक बॉस ठीक नहीं हो जाते इन्हें हाउस रेस्ट पर भेज देते हैं। लेकिन नेताजी अपना अलग ही प्लान बना रहे थे। उनका प्लान था जर्मनी भागना और जर्मन से मदद मांगना। 16 जनवरी 1941 की रात को निकल पड़ते हैं अफगानिस्तान से होते हुए सोवियत यूनियन तक, और इसमें लगभग 15 दिनों का समय लगता है। और ऐसे ही 2 अप्रैल 1941 को पहुंचते हैं जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। तो यहाँ बॉस का मकसद था कि अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाना और एक आर्मी की स्थापना करना। जो इंडियंस जेल से आजाद हुए हैं उनको इसमें शामिल करना। फिर वो बनाते हैं फ्री इंडिया सेंटर। 1942 में वो आजाद हिंद रेडियो में मैसेज देते हुए कहते हैं कि अपनी आजादी की लड़ाई जारी रखो, एक्सिस पावर हमारी मदद करेगी इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो 26 अगस्त 1942 को एक आर्मी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है इंडियन लीग। और ये आर्मी अपनी फाइनल ओथ लेती है और इसी के साथ नेताजी अपने लगभग सभी मकसदों को पूरा करने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, नेताजी हिटलर को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। फिर उनकी नजर पड़ती है जापान पर और जापान भी इंटरेस्ट दिखाता है और फिर जापान भी मदद करता है इंडिया की आजादी दिलाने में। और जापान में जो वॉर ऑफ प्रिजनर थे वो भी शामिल हो जाते हैं बॉस की आर्मी में। इन सब के बीच भारत में शुरू हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट और महात्मा गांधी के साथ लाखों की भीड़ खड़ी हो जाती है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। ये खबर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंचती है तो वो बड़ा खुश हो जाते हैं और आजाद हिंद रेडियो में संदेश देते हैं सभी इंडियंस गांधी जी का सपोर्ट करें। ये मूवमेंट नॉन वायलेंस गोरिल्ला वॉरफेयर है। वैसे इनकी एक दूसरे से मिलती नहीं थी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े थे। 18 फरवरी 1943 नेताजी जर्मनी छोड़कर जापान की तरफ निकल पड़ते हैं। जापान के पीएम टोजो से मदद मांगते हैं और टोजो इमीडिएटली मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि वो नेताजी का सपोर्ट करेंगे और फिर बाद में आईएनए की कमांड अपने हाथ में लेते हैं। इस आर्मी में डिफरेंट धर्मों के लोग थे, लेकिन रत्ती भर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। लगभग 2 महीने बाद जापान की आर्मी अंडमान और निकोबार से ब्रिटिशर्स को बाहर फेंक देते हैं और इसका पूरा कंट्रोल बॉस के हाथ में दे देते हैं। और ये पहली टेरिटरी बन जाती है ब्रिटिशर से आजाद होने वाली। 7 जनवरी 1944 को नेताजी प्रोविजनल सरकार का हेडक्वार्टर सिंगापुर से निकालकर रंगून बर्मा में शिफ्ट कर देते हैं और अगला टारगेट था इम्फाल और कोहिमा को कैप्चर करना। लगभग 2 महीने 1 लाख आईएनए और जापानीज सोल्जर फाइट कर रहे थे और दूसरी तरफ इंडियंस भी थे, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स। शुरुआत में आईएनए काफी सक्सेसफुल रहती है। मणिपुर के मेइरांग में तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन जल्दी ही 2 चीजें बदल जाती है।
नेताजी के पूरे प्लान पे पानी बरस जाता है। दरअसल मई में बारिश का मौसम जल्दी आ गया और बारिश और कीचड़ में लड़ना बहुत मुश्किल हो गया। और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के जहाजों ने फूड सप्लाई लाइंस पे अटैक किया, जिसकी वजह से फूड सप्लाई और राशन खत्म हो गया और आईएनए के सोल्जर्स के पास घास और फ्लावर्स बचे थे खाने के लिए। 6 जुलाई 1944 गांधी जी को जेल से आजाद हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। नेताजी रेडियो पर एड्रेस करते हुए कहते हैं, फादर ऑफ आवर नेशन, इंडिया की इस लिबरेशन वॉर में हमें आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। और यहाँ उन्होंने गांधी जी को पहली बार फादर ऑफ नेशन कहा था। और 21 जुलाई 1944 को नेताजी पब्लिकली एडमिट करते हैं इम्फाल फेलियर को। कहते हैं कि बारिश का मौसम जल्दी आ जाने से और सप्लाई सिस्टम की वजह से हमें सेटबैक करना पड़ा। नेताजी सिंगापुर लौट जाते हैं और फिर से आईएनए को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। आगे क्या होता है, इस मूवमेंट को कंटिन्यू कैसे रखा जाता है, नेताजी और क्या क्या करते हैं और आईएनए के सोल्जर्स कैसे एक और इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं इस इंडिपेंडेंस में, इन सब चीजों की बात करते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं अगली वीडियो में।